हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का इस डेली सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। डेली सीरीज का आनंद आप पूरा ले पा रहे हैं, कारण आपको भी पता है इसका। डेली सीरीज में 25 सवाल आप लोग डेली बाय डेली रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को खुद ही पता है 25 मल्टीपल 30 कर रहे हैं तो ये 750 हो रहा है। और 750 में फिर से यदि 4 का गुणा करें तो आप लोगों को खुद ब खुद आगे का हिसाब मिल गया होगा। इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके क्लास के जो क्या नाम है जीएस का एक बहुत बड़ा हडल बन रखा है, उसको हम लोग मिलजुल के बहुत अच्छी से क्लियर करें। सवाल नंबर 1 को देखिए। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? किस कंपनी के द्वारा अधिकृत किया गया था बेटा? किस कंपनी के द्वारा अधिकृत किया गया था? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, किस कंपनी के द्वारा अधिकृत किया गया था? तो जल्दी जल्दी जवाब देते चलिएगा। अधिकृत किया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1613 में। ये भी याद रखा करिएगा। जहांगीर से कौन मिला था? तो ये भी नाम लिख लीजिए, सर टॉमस था बेटा। सर टॉमस मिला हुआ था। कब मिला था? ये 1615 में जाके यह मिला था, जिससे कंपनी स्थापित करने में ये सर जो टॉमस था बेटा, ये राजदूत बन के आया था। क्या बन के आया था? राजदूत बन के आया था। यह राजदूत किसका था? तो ये भी पूछ लेता है सवाल। जेम्स जेम्स फर्स्ट का था बेटा। ये जेम्स फर्स्ट का था। एलिजाबेथ के बाद यही बनी थी, ठीक है ना। तो ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। सवाल सही हो गए। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? बहुत अच्छा सवाल है और बड़े कम सवाल में पूछ रहा है। तो बताइएगा किसका शासक था बेटा? पृथ्वीराज चौहान के समय, आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था तो कन्नौज का बेटा, कन्नौज पे था। तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था? तो यह गढ़वाल था बेटा, ठीक है ना। गढ़वाल था। गढ़वाल कह लीजिए वंश का शासक था, ऐसे लिख लीजिए। लिखना चाहते हो वंश का शासक था बेटा, उसी समय का शासक था। कब की बात कर रहा है? तो मुझे लग रहा है 1170 से लेके 1194 की बात कर रहा है बेटा। 1170 से लेके 1194 की बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा काल भी कहा जाता है। आप लोगों को तो पता होगा। स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है इसी को, स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये भी बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। नहीं पता है तो आप लोगों को पता कर लेना चाहिए। जल्दी करिए, कौन हो जाएगा बेटा? सोने के सिक्के को लेके दिनार था बेटा। वो क्या था? सोने के सिक्कों को लेके कहा जाता है, यहाँ सोने के सिक्के जारी करवाया था गुप्त वंश ने, ठीक है ना। चलिए सोनार हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। कलात्मक स्वर्ण, स्वर्ण मुद्रा दिनार के बारे में चांदी के सिक्के के रूप में जारी किए जाते थे। जैन धर्म सलेखना से क्या तात्पर्य है? वैसे सुलेखना भी होता है, सलेखना भी होता है, संथारा भी इसी को कहा जाता है। संथारा भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथारा भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथारा भी कहा जाता है। ऐसे एक्चुअली ये जैन धर्म से संबंधित है। यह क्या होता है? कहते हैं बाबा उपासक ले ले, प्राण प्राण बेटा, प्राण त्यागना है ये, प्राण त्यागना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने पुत्र को मौर्य सिंहासन त्याग दिया था। अपने पुत्र को सिंहासन दे दिया तो भद्रबाहु के द्वारा 7 श्रवण वेलगोला में चला गया था बेटा। श्रवण वेलगोला में चला गया था। श्रवण वेलगोला में बेटा, श्रवण वेलगोला में चला गया था। कहाँ पे है सर? मैसूर में है। लीजिए, ये भी बता दिया। मैसूर में तपस्या करने लगा और अपने प्राण को त्याग दिया। तो ये क्या संबंध है, किससे संबंधित है? तो पता चलना है ना। उपवास और द्वारा प्राण को त्यागना होता। उपवास के द्वारा प्राण को त्यागने को मतलब कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देख लीजिएगा। नहीं पता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे बेटा, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। और वैसे प्राग ऐतिहासिक कहा जाए बेटा, जगह प्रागैतिहासिक है। हाँ, प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है? तो रावर्ड होगा बेटा, रावर्ड ब्रंश बेटा, ब्रुंश
फूट हो जाएगा, ब्रुंस फूट हो जाएगा, बस ठीक है ना, ब्रुंस फूट हो जाएगा। पेन बहुत मोटा है, थोड़ा सा पतला कर लेने दीजिए, लीजिए हो गया, ब्रुंस फूट हो जाएगा बेटा। कौन हो जाएगा? ब्रुंस फूट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की जरूरत यहाँ नहीं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सवाल बड़ा है, लेकिन मैं कुछ इसके द्वारा जानकारी देना चाहता था। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, तो कैसे स्ट्रीमलाइन को हटाया जाए। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे नीचे दिए गए, कुट आधार पर सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए, कुट आधार पर यह कुट दिया गया है, यह कुट दिया गया है और वो सुनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अब आपको चार्टर एक्ट, जो बेटा चार्टर एक्ट है, यह चार्टर एक्ट 1833 पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सवाल लग नहीं पाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में यदि देखा जाए तो लगभग सी सही होता है या तो डी सही होता है। इतना मैंने एनालिसिस जरूर किया, लेकिन 100% सही होगा ऐसा मैंने कोई शब्द नहीं कहा। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो सही बात है, 1833 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को समाप्त कर दिया गया था। चाय चीनी पे बनाए रखें। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि को रखा था, सही कर दिया। इसने प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, सही कह रहा है। इसमें फोर्ट विलियम गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। फोर्ट विलियम की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा फोर्ट विलियम का। तो ये साहब लोग समझ में आ गया होगा। उपयुक्त में से सभी सही है, और ये डाटा था जो आपको बताने की जरूरत थी, जिससे आप भी समझ पाए कि क्या चल रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो आप लोगों को एक पता चल जाएगा, ये सब जो महिलाएं थी, ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए गई थी बेटा। महिलाओं का कांग्रेस से केवल एक ही व्यक्ति गए थे, जिनका नाम है महात्मा गांधी जी। और यह किससे गए थे महात्मा गांधी जी? तो बता दें आप लोगों को, 7 दिसंबर बेटा, नहीं 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू होना था। 31 को सम्मेलन शुरू होना था। महात्मा गांधी जी, देखिएगा ये जहाज पूछा होगा, यस बेटा, राजपूताना जहाज से ये गए, राजपूताना जहाज से गए थे। किससे गए थे? राजपूताना जहाज से ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड के लिए गए थे, ठीक है ना। और शुरू कब, महात्मा गांधी जी पहुंचे कब थे? तो महात्मा गांधी जी पहुंचे थे 12 सितंबर को बेटा, 12 सितंबर 1931 का। अच्छा सर जी, ये तो शुरुआत है, इतने तारीख पहुंचना, इतना तो भैया गांधी जी हैं, पहले पहुंचेंगे नहीं, बाद बहस हो गई है, उसके बाद पहुंचे। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना उन्ना सब गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बाबा जी कर गए थे और कोई नहीं गया था। आगे बढ़िएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था? पहला साहसिक, देखिए ये सब सारा मैंने बता दिया है। दांडी मार्चरा यात्रा कब हुई है, रोलेट एक्ट कब हुआ है, और असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में होगा। महात्मा गांधी जी आते कब है? तो 1915 में आते हैं। तो 1920 का पहला कदम तो हो नहीं सकता। रोलेट एक्ट 1919 में 19 की बात की जा रही है, ये तो हो नहीं सकता। चंपारण आंदोलन 1917 में होती है, बात समझ में आ रही है। पहला सत्याग्रह राकेश शर्मा का नाम सुना ही होगा, बिहारवा में है ये। बिहारवा में चंपारण, 3 कठिया पद्धत, 3/20 का हिस्सेदारी वाला कहानी आप लोगों को पता होगा। 3/20वां भाग नील की खेती। दांडी मार्च यात्रा 1930। सर ऑप्शन नंबर सी सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, डिबेट कर चुके हैं ये सब सवाल। बंगाल विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सवाल तो बहुत ही स्ट्रांग है। ये सवाल स्ट्रांगली बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बहुत भयंकर सवाल पूछा है इन्होंने। तो लिख लीजिएगा बेटा, पहला प्रस्ताव, निर्णय कब लिया गया था बंगाल विभाजन का? तो 16 अक्टूबर बेटा, ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजन किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। शुरू कब किया गया था गुरुदेव? शुरू कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई बेटा। फिर 20 जुलाई 1905 को यह बात बंगाल को विभाजन करने को शुरू की गई थी, लेकिन 8 अक्टूबर में गया था, विभाजित करने की शुरुआत की गई थी। पास कब किया गया था यह बिल? 7 अगस्त, लिखिएगा बेटा, 7 अगस्त 1905 है बेटा, 1905 को यह पास कर दिया गया था, ठीक है ना। कहाँ पे पास किया गया था? बैठक तो वह कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में बैठ के पास कर दिया गया था। उस समय बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? गवर्नर बेटा, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेजर था बेटा। क्या नाम था उसका सर? एंड्रूज फ्रेजर बेटा, एंड्रूज
फ्रेजर था, उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। और इसको रद्द कब किया गया था, तो रद्द किया गया था, लिख लीजिएगा 12 सितंबर बेटा, 12, देखिएगा ये कौन सा था, ये सितंबर नहीं दिसंबर है, सॉरी ये 12 दिसंबर होगा, यह 12 वो सितंबर था, ये 12 दिसंबर 1911 को इसको रद्द कर दिया गया। 1911 को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। अच्छा ये पूछा जाए उस समय गवर्नर कौन था बेटा, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लिखिएगा, मैं लार्ड लिखता नहीं हूँ, लार्ड मतलब भगवान होता है, कहीं के भगवान नहीं थे, खक थे ये, तो क्या लिखना, इनका नाम क्या लिखेंगे सर, तो हार्डिंग लिखिएगा बेटा, हार्डिंग, हार्डिंग सेकंड था उस समय, हार्डिंग सेकंड था उस समय गवर्नर कौन था, तो हार्डिंग सेकंड था। और इसी समय कलकत्ता को राजधानी समाप्त करके दिल्ली के लिए बेटा, दिल्ली के लिए भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। लागू कब हुआ था ये, 1912 में दिल्ली वाली कहानी लागू हुई थी। आधिकारिक रूप से दिल्ली राजधानी भारत की कब बनी थी, तो 1932 या 31 में बनी थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे, आप चेक कर लीजिएगा, 31 या 32 में आधिकारिक रूप से दिल्ली राजधानी बनी थी, अभी तक आधिकारिक नहीं था, ऐसे ही चल रहा था। डाटा कितना बताया था उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल कौन था, तो एंड्रयूज फ्रेजर था बेटा। विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। पहला प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 20 जुलाई को। और इस पे बहस कब हुई थी, कलकत्ता में, तो 1905 में लागू इतने में कर दिया गया था, इससे ज्यादा यहाँ जानने की जरूरत नहीं, दिल्ली के बारे में बता दिया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये सवाल तो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। 1857 का विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की क्रांति या कुछ भी कह लीजिए, मंगल पांडे जी का नाम आप लोगों को तो पता ही होगा, मंगल पांडे जी का नाम, यदि मंगल पांडे जी का नाम याद है तो आपको सब कुछ बातें याद आ रही होंगी। उस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था बेटा, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कार्नवालिस तो था नहीं, वेंजली वेल्विटियम तो था नहीं। आगे बढ़िएगा, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे, कौन से सागर में सबसे ज्यादा लवणता मतलब नमक वाला पाई जाती है बेटा, कहाँ पाई जाती है, नमक वाले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नमक वाले की बात कर रहा है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के क्या नाम, उच्चतम लवणता, उच्चतम न्यायालय की बात याद आ रही, जल्दी बताइएगा कौन सा है बेटा, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। वान झील की बात की जा रही है बेटा, वान झील है, वान झील है, ये कहाँ पे है सर, ये तुर्की में है मेरे बच्चे, तुर्की में है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर डी सही है, डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी जानकारी के लिए मैंने रखा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जलवाष्प छोड़ दीजिएगा, वैसे कर पाएंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, आता नहीं है। यदि आप लगाना भी चाहोगे तो लगा लीजिए, इसका क्या आ जाएगा, जलवाष्प में निचले वायुमंडल के अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो यह बात तो सही है बेटा, यही है, अधिकतम तापमान विषुवत रेखा के रेखा पाई जाती है, यह बात सही है। जेट रेखा बार देखिए, आपको बता दिया जाए, वैसे जो विषुवत रेखा सबसे ज्यादा गर्मी तो यही पाई जाती है, लेकिन सूर्य का सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पाया जाता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बादल मंडराए रहते हैं, यहाँ पे कम होता है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, लवणता जल में, लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इसका जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा है, साल्ट मार्स घास भी कहा जाता है बेटा, देखिएगा इसका साल्ट होगा बेटा, साल्ट, साल्ट बेटा, साल्ट मार्स है बेटा, मार्स, साल्ट मार्स ग्रास भी कहा जाता है, इसको साल्ट मार्स ग्रास भी कहा जाता है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो बताइएगा इसमें से क्या होगा, साल्ट मार्स ग्रास, हेलोफाइटिस कहा जाता है, हेलोफाइटिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है सर, ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल आज थोड़ा सा बड़े बड़े थे, बस आपको याद कराने के लिए है कि आपको कम से कम बढ़िया से याद हो जाए। इस सवाल का जवाब दीजिए, सुमेलित मिलाना है, क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में व्याख्यात कीजिए। चलिए लगाइएगा सवाल 14 नंबर, 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। देख लीजिए सवाल दिख गया होगा, लगाइएगा सवाल, लगाइएगा सवाल, क्या आ जाएगा इसका, जल्दी बताइए बेटा। 14 का सी सही है बेटा, 14 का सी सही है, 14 का सी सही है। कैसे सही है, अब 14 का सी सही कैसे है, अब
एक में 2 जा रहा है बेटा, देखिएगा अर्ध शुष्क कहा जाता है, अर्ध शुष्क कहा जाता है, इसमें ये जा रहा है। बस ऐसे ही आपको देखने की जरूरत थी, यदि आपने नहीं देखा तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। बड़ा सवाल था, जानबूझ के एक आध सवाल बड़े लाए थे, कम से कम दिमाग में चले, गलती से ऐसे आ जाते हैं तो इनको करने का क्या। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। देखिए आज तक तो मार्क कर रहा था ये पहला, लेकिन अब द्वितीय पूछ दिया, बस आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए। वो सोच रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति ना आए, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लिखने वाले आए, अवेयरनेस पता हो। 2011 के द्वितीय स्थान पर रहने वाले राज्य का नाम बताइएगा, जल्दी बताइए क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा द्वितीय राज्य का नाम। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आएगा बेटा। कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य के रूप में। ठीक है ना, आगे बढ़े। दूसरा ये क्या है? एंट्री पार्ट व्यापार क्या है? एंट्री पार्ट व्यापार बहुत अच्छा व्यापार है, यदि आप समझ पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाएंगे तो भी अच्छी बात है। ये कहना चाह रहा है एंट्री पार्ट का मतलब होता है बेटा, एंट्री पार्ट का मतलब होता है वैसे देश, वह देश लिखिएगा, वह देश जो समुद्रीय बेटा, समुद्रीय बॉर्डर शेयर नहीं करते, शार्ट कर देते हैं, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, नहीं करते हैं बेटा, नहीं करते हैं। जैसे सर समझ में नहीं आया, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, नेपाल है, क्या बॉर्डर शेयर करता है किसी सागरों से? भूटान का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, कहीं बॉर्डर शेयर करता है क्या? ईरान का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, इराक का नाम सुना होगा बेटा, इराक का नाम सुना होगा, ईरान, इराक। अफगानिस्तान का नाम सुने कि नहीं? अफगान बेटा, अफगान। मंगोलिया का नाम सुने हो कि नहीं? मंगोलिया का नाम सुने। दक्षिण अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जो बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं पानी से, तो इनका सामान कहाँ से जाता है? इनका पड़ोसी देशों से लिया जाता है सामान, उसी को कहा जाता है एंट्री पार्ट व्यापार। एंट्री पार्ट व्यापार किसे कहा जाता है? तो एंट्री पार्ट व्यापार किसे कहा जाता है? तो अब आप लोगों को तो कन्फर्म निर्यात आयात की गई वस्तुएं को कहा जाता है बेटा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। सूचिए को तटीपाका गुजरात में है, कोयली तमिलनाडु में, नागापट्टनम आंध्र प्रदेश, नामालुगढ़। बताइएगा इसका क्या जवाब होगा। 17 नंबर सवाल है, सवाल 17 नंबर है। ऊपर वाला सवाल मैंने जानबूझ के कट कर दिया जिससे आपको समझने में और स्क्रीन पे ना दिखे, लेकिन दिख तो अभी भी नहीं रहा। तो ये सोच के आए थे कि मैंने सोचा दिख जाएगा, लेकिन ये भी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे आपके। चलिए छोड़िए, इस सवाल को भी छोड़ दीजिए, हटाइए, कोई बात नहीं दिख रहा है, डिसीजन ले लीजिएगा जब आपके पास पीपीटी। तो 17 का क्या सही होगा? ऑप्शन में क्या लगाएंगे सर? 17 का कुछ मत लगाइए बेटा, ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है, लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर सुझाव दिया था? सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन देखिए कितना बढ़िया से पूछा है। ये बात की जा रही है 1972 की बेटा, 1972 की बात करिए। राज्य समिति था, कौन था? राज्य समिति था, राज्य समिति। बैंक दर का आशय बताइए, बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय क्या है? इससे सवाल के जवाब दीजिए। बैंक दर के आशय क्या है? बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपके दिमाग को आज हिला के रख देंगे, बताइएगा। वह दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा लिए जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है बेटा। ठीक है ना, वह केंद्रीय बैंक के द्वारा लिया गया आधिकारिक, केंद्र बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। अवमूल्यन इन्फ्लेशन, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, अवमूल्यन का मतलब होता है कुछ परिवर्तन करना, अवमूल्यन नहीं करना या करना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 20? क्या कह रहा है बेटा? तो आप लोगों को एक सवाल मैंने इससे पहले करवाया था 1992 अधिनियम के तहत, 1992 अधिनियम के तहत, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं, आगे लिखिएगा बेटा, आगे लिखिए, आगे लिखिए। 20 नंबर का क्या सही हो जाएगा सर? 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपलब्ध अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती गठित की गई है? सवाल नंबर 21 है, बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा। पंचायती राज की बात चले तो राजस्थान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा,
अक्टूबर बेटा 2 अक्टूबर 1959 की भी चर्चा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, ठीक है ना। 1959 का। और नागौर का नाम तो आप लोगों ने सुना है, नागौर का नाम बहुत अच्छा से सुना होगा। नागौर का वहीं पे सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिला में 1938 में 1938 38 नहीं है बेटा, नागौर 1959 ही है, 1959 ही नागौर जिला में, सॉरी 1959 में नागौर जिला में खोला गया था। त्रिस्तरीय था। कौन था ये? त्रिस्तरीय था बेटा, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। आगे आइएगा, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विषयों पर स्वीकृति। हमारे समय सवाल के जवाब दीजिए। अभी बड़ा अच्छा सवाल है, घूम पाए तो काम बन जाए। विधेयकों पर स्वीकृति देना बेटा, विधेयकों पर स्वीकृति देना आवश्यक नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो समानता का अधिकार तो है, पहला तो सही है। शोषण के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, वित्त के विरुद्ध नहीं है, तो बिल्कुल हम इसके खिलाफत में खड़े हैं, ठीक है। हम न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था कहाँ से किए हैं? तो देख लीजिएगा, ये क्या लिखा गया है? तो यूएसए लिखा गया है, यूएसए से जरूर लिख के रखा करिएगा, ठीक है ना। आगे आइए, निम्न में से निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक होता है, निम्न वर्ग सर्वाधिक होता है, निम्न वर्ग सर्वाधिक होता है। 26 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। गजब 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 गजब। ये तो बता दिया ना आप लोगों को कहाँ से लिया गया था। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल बता दिया आप लोगों को, यूएसए से लिया गया था। अब 26 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 26 नंबर सवाल नंबर 26 का जवाब दीजिए, धड़ल्ले से धड़ल्ले से धड़ल्ले से। 26 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ओ हो जाएगा, आप लोगों को पता है, सर्वदाता है ये। डीएनए की एक द्विकुंडलीय प्रभाव, डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? 27 नंबर सवाल के जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी देते चलिए, जिससे हम भी अपनी सहजता को महसूस कर पाए। बेटा जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। द्विकुंडलीय का सब पता होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिए और जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर किया करिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, दोस्तों के बीच में भेजिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लीजिए। लव यू, टेक केयर, बाय, जय